अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरीबात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। पीर से जुमेरात आपके लिए लेके आते हैं एक नया प्रोग्राम नए मौज़ूआत के साथ। आज दो अहम मौजू हैं जिनको हम टच कर रहे हैं। एक तो लियारी में हालिया कंक्लूड होने वाला जो ऑपरेशन है उसके ऊपर चंद बड़े अहम सवालात हैं, और फिर डीजी खान में होने वाले बाई इलेक्शंस और आने वाले इलेक्शंस के लिए किस तरह से बेहतरी की जा सकती है, इस पे है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में नबील गबोल, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर में सलमान गनी, ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के दुनिया न्यूज़ के, और शकील अंजुम सदर हैं प्रेस क्लब मुल्तान के, ये हमें मुल्तान से ज्वाइन कर रहे हैं, एक्सप्रेस टेलीविज़न के ब्यूरो चीफ हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नबील गबोल साहब, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़रा क्विकली मुझे बताइएगा, सवाल बहुत हैं आपके लिए, कि पीपल्स पार्टी का गढ़ जो लियारी है वो पीपल्स पार्टी के लिए गढ़ा किस तरह से बन गया? मुबश्शिर साहब, आपको जैसे पता होगा कि पीपल्स पार्टी का ये गढ़ 70 से है, और आज भी जो लोग आवाम हैं वो पीपल्स पार्टी को ही चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि वो जानते हैं कि 1970 से लेकर अब तक कौन सी जमात है जिसने लियारी के लिए काम किया। मैं ज़रूर ये मानूंगा कि जो मुझे पिछले 2 साल से अपनी पार्टी के अंदर ये इख्तलाफा ज़रूर थे कि जो लियारी से बाहर के लोग थे हमारे पार्टी के अंदर, वो लियारी के अंदर इंटरफेयर करके, और इस इशू को बार बार मैंने मीटिंग्स में हाईलाइट किया कि ये जो क्रिमिनल्स जो उस वक्त सिर्फ बोने थे, उस वक्त इनका कोई कद भी नहीं था, उस वक्त अगर इनको उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो आप जाते पाकिस्तान तो पीपल्स आज पार्टी इतनी के बड़ी। पार्लियामेंटेरियन है क्या? आपका मतलब है कि आपकी पार्टी में लोग थे जो क्रिमिनल एलिमेंट की पुष्पनाई कर रहे थे? देखें, ज़ाहिर है जब पार्टी के अंदर जिसकी अपनी ड्यूटी है, अगर ख़ुद होम मिनिस्टर इस बात को सीरियसली नहीं ले, सिंध के होम मिनिस्टर, और अगर मैं कोई बात करूं और मेरी बात को जुटलाया जाए, और क्योंकि देखें लियारी मुझसे अच्छा कोई लियारी को नहीं जानता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं नुमाइंदा 1988 से रहा हूं। मुझे पता है कि ये जो क्रिमिनल्स हैं ये कहाँ से आए, किस तरह बने, किसके सपोर्ट से बने, अच्छा, और किसकी इस सपोर्ट से वक्त बने, ये ये मुझे ये कितनी बता बड़ी दें। जना है। किसकी? देखें, मैं मुबश्शिर साहब, मैं किसी का नाम नहीं लेना क्यों चाहता नहीं, हूँ। एक मेरे मिनट सारे नबील साहब, मेरी पार्टी के मेरी एक अर्ज कोलीग्स सुन हैं। ले, मेरी एक मैंने अर्ज सुन, आपको कहा एक ना। मिनट, एक मिनट, सॉरी, लेट्स गेट द बेसिक्स राइट, कि ये जो हुआ है 8 रोज, इसमें तकरीबन 150 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं, 26 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, और अभी भी आपको पार्टी में लोगों की हुर्मत का ख्याल है, उनकी जानों की कोई कीमत नहीं है। देखें, मैंने शुरू में ही आपको कहा कि मैंने 2 साल पहले होम मिनिस्टर जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को कहा था कि ये लोग पार्टी के लिए मुसीबत बनेंगे, ये क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स जितने भी हैं लियारी के अंदर, चाहे कराची के अंदर, इनको आप किसी तरीके से भी, अभी ये वक्त है कि ये जिस तरह मैंने कहा कि ये एक बहुत ही कम तादाद में तो थे आर और यू ये टेलिंग बिल्कुल मी पावरलेस थे। कि ये क्रिमिनल एलिमेंट की पुष्पनाई जुल्फकार मिर्जा कर रहे थे? मैं ये नहीं कहूँगा कि पुष्टपनाही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, और यही जो छोटे बोने जो थे आज इतने बड़े बला किस तरह बने हैं, ये सब आप सब जानते हैं अच्छी तरह। अगर उस वक्त इनके खिलाफ क्रैकडाउन होता तो आज ये इतनी बड़ी मुसीबत खड़ा नहीं करते। नहीं 8 दिन की जो ऑपरेशन की आपने बात की है, मैं उसको क्लेरिफाई करना चाहता हूँ जी, कि वो 8 दिन की ऑपरेशन जो शुरू हुई, दैट वाज अ टारगेटेड ऑपरेशन। जब पुलिस गई है एक इलाके में, नवा लेन में, उन्होंने उस इलाके को क्लियर किया, तो पुलिस से जो प्लान सही नहीं थी, पुलिस जब दूसरे इलाके अफशानी गली गई तो वहां पर जो प्लानिंग सही नहीं थी, तो लोगों को मुश्किलात पेश आए, आवाम को मुश्किलात पेश आए। 8 दिन तक कलाकोट नवालेन नबील के कबोल इलाके साहब, में आपको बिजली ये पता पानी है नहीं कि था। आप CPLC ने एक रिपोर्ट जारी की है, और उसने ये कहा है कि 8 दिन तक लियारी ऑपरेशन जो जारी रहा है, उसके दौरान पूरे कराची में एक भी अगवा बराए तावान की वारदात नहीं हुई, ना ही एक भत्ताखोरी के लिए पर्ची वसूल हुई है। इसका क्या मतलब हुआ? देखें, जाहिर है मुझे आप बताएं कि आज सेशन कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि नबील गबोल के खिलाफ FIR काटा जाए, एक क्रिमिनल के मर्डर केस में जो पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया है। सेशन कोर्ट कहती है कि नबील गबोल के खिलाफ FIR दाखिल करें। आई मीन, आप देखें कि जो क्राइम के क्रिमिनल्स के खिलाफ बात करता है, उसके खिलाफ कहा जाता है कि FIR दाखिल करें। तो हमारे यहाँ, हमारे इस माशरे में अब दीज पीपल आर बिकम अनटचेबल्स। राइट, इनके खिलाफ अगर जाते हैं तो आप बट माई मीडिया क्वेश्चन में भी इज नॉट चंद ऐसे आंसर्ड, सेक्शन है। यू हैव नॉट आंसर्ड माई क्वेश्चन।
व्हाट इज योर क्वेश्चन? कि 8 दिन अगवा बराए तावान की और भत्ताखोरी की एक वारदात नहीं हुई, इसका मतलब है कि ये सारे के सारे क्रिमिनल एलिमेंट जो है वो लियारी के अंदर मौजूद है सिर्फ? नहीं, मैं नहीं कहूँगा सारे के सारे क्रिमिनल, पूरी कराची में क्राइम है, क्रिमिनल्स हैं, लियारी के अंदर हैं, काफ़ी हद तक हैं लियारी के अंदर। लेकिन अगर पुलिस 8 दिन में लियारी के अंदर इन क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ सकती है, तो अब मैं आपको बताऊं कि इनके रेट जो हैं वो 3 गुना बढ़ गए हैं। पहले अगर एक पान के दुकान से इनका भत्ता 5,000 मांगते थे, तो अब इन्होंने 15,000 कर दिया है, क्योंकि आम लोगों को तासुर ये है कि दे आर नाउ अनटचेबल। तो गरीब नहीं है ना। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं मैं, आप एक तस्वीर देखें, ये तस्वीर दिखाएं जी नबील कबोल साहब को। नबील कबोल साहब, आप तो खुद बैठे हैं यहाँ पे उन लोगों के साथ के जो वांटेड हैं। अब आप भी पीपल्स पार्टी के स्टेट मिनिस्टर, मिर्जा साहब भी इनके साथ तस्वीर हैं और वो कह रहे हैं कि ये मेरे बच्चे हैं। तो मैं कहाँ जाऊं, यानी अवाम कहाँ जाए? मुझे ये देखिए, मुझे एक बात बताएं कि जो मेरी ये तस्वीर है, अगर आज मैं चाहूं तो आपकी भी एक तस्वीर में उसामा के साथ कंप्यूटर में बना सकता हूं। प्लीज बना दें, बड़े लोग हैं उसको पसंद करते हैं, मुझे कंधों पे उठा लेंगे। नहीं, पहले जो इंटरव्यू उसका हुआ है वो कौन सा सही तस्वीर है, छोड़ें जी, मेरा मुंह ना खुलवाएं। किसी के साथ बिठाना, ये तो वही बात है कि जो एलिगेशंस अगर एक दूसरे पे हम लगाते रहे, किसी के साथ कोई भी तस्वीर बना सकता है। लेकिन मैं एक विजुअल एविडेंस है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूं। या तो आप मुझे कहें कि तस्वीर जाली है। बिल्कुल जाली है। मैं आप मेरी शक्ल देखें, मैं जिस तरह बैठा हूं। अच्छा, तो जिस अखबार में ये शाये हुई थी उसके खिलाफ तो आपने हरजाना नहीं किया। देखें, किस किस के खिलाफ हरजाना करेंगे? हमारे पूरे सिस्टम के अंदर आप देखें, हमारी सिस्टम, हम क्यों, मुझे बताएं, मुझे इस बात की सजा दी जा रही है कि मैं जराइम के खिलाफ खड़ा हुआ, मैंने एक स्टैंड लिया और मुझे ये सजा दी गई कि मुझे ये सजा दी गई कि मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल किया गया। किस के खिलाफ बात करें? एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन क्योंकि आपके मुखालिफ कोई बंदा नहीं है जो अपने आप को डिफेंड करे, इसलिए मुझे ही सवाल पूछना पड़ रहा है। करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग कि 1986 तक 2 गैंग्स जो थे वो लियारी के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, जिनमें से एक सबसे बड़ा जो था वो नबील गबोल डकैत गैंग था। फिर उसके ओहदेदार ने फैसला किया कि सियासत में आएगा, उसने रहमान डकैत को वो गैंग हवाले किया 90-10 के रेशो के ऊपर। बाद में दोनों की लड़ाई हुई और 50-50 के ऊपर आए और बाद में रहमान डकैत ने वो पूरे का पूरा टेक ओवर कर लिया। आपके मुखालफिन तो ये भी कहते हैं 1986 में मैं मुल्क में ही नहीं था। 1986 में तो मैं अमेरिका से पढ़कर मैं मस्कत में था, और 1986 डॉन कॉर्लियोन भी शिकागो में ही था और क्राइम सारा वो सिसिली के अंदर कर रहा था। ये बात ना करें। अगर मैं इतना, आपको लगता है कि अगर मैं इतना बड़ा डॉन होता तो मेरे खिलाफ एक केस नहीं है, और मेरे खिलाफ मैं चैलेंज करता हूं, आज बन गया ना, एक खिलाफ आज बन गया तो आप चीखे मार रहे हैं। नहीं, आज बन गया, मैं चीखे नहीं मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसकी आप एक एनकाउंटर पुलिस की होती है, उस पुलिस के एनकाउंटर के अंदर क्या कोई ये कहेगा एपीसी के अंदर मुबशर लुकमान बैठा था क्या? अगर उस एपीसी के अंदर, अगर मुझे बताया कि एक एनकाउंटर में हार्डन क्रिमिनल मारा जाता है, आई एम नॉट अ होम मिनिस्टर। अच्छा, आपने 1 महीना पहले कहा था कि मैं लियारी का एमएनए हूं, मैं यहां पे ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। ऑपरेशन भी हुआ, खत्म भी हो गया, मैं आज भी कहता हूं जी, तो ऑपरेशन तो हो गया, कहने का क्या फायदा? नहीं, आज भी मैं कहता हूं ऑपरेशन लियारी के अवाम को जो मैसूर करके लियारी के लोगों के 8-8 दिन बिजली पानी अगर बंद होता है तो ये ऑपरेशन की मैं मुखालफत करूंगा, और मैंने ड्यूरिंग ऑपरेशन भी मैंने मेरे स्टेटमेंट है, मैंने कहा ऑपरेशन होगा, यानी कैसे होगा कि वहां से डाक का निजाम बंद किया जाएगा, सूरज बंद करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, पानी बिजली, आप मुझे बताएं कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अगर आप एक मिनट मुझे दें। अगर अफशानी गली पुलिस को जाना था तो चील चौक से अफशानी गली का रास्ता तकरीबन जो है वो 2 किलोमीटर का है। अगर अफशानी गली जाना था तो पीछे से एक रास्ता है जो बिल्कुल अफशानी गली पहुंचता है, गरीब शाह रोड, चील चौक वहां से पुलिस नहीं जाती है। चील चौक के ऊपर एक वक्त में 5 रॉकेट फायर हुए, बिल्कुल हुए हैं। आप देखें एसएचओ असले की सप्लाई कौन कर रहा था, वो मारा गया। असले की सप्लाई कौन कर रहा था पीछे से कंटिन्यूअसली? अभी आप उनसे पूछें जो इस लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज हैं कि असला, आप मुझे बताइए कैसा ऑपरेशन है कि सिर्फ चील चौक में पुलिस बैठी है, पीछे पूरा रास्ता अनसील है, पूरा रास्ता खुला हुआ है और आम असले आ रहे हैं और जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। आपने जो मुझे एक बात कही है ना, आपने जो मुझे एक बात कही है वो ये कही है कि जुल्फकार मिर्जा ने ऐसे इकदाम किए, यानी जो मैं रीफ्रेज कर रहा हूं, ऐसे इकदाम किए कि जिससे बौने जो हैं वो कद आवर देव बन गए और जो मेन क्रिमिनल्स बन गए। इज दैट राइट? यानी मैं सही समझाऊं? बिल्कुल सही समझे आप। नबील कबोल हमारे साथ हैं। वी कम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आप नबील कबोल साहब की बातें सुन रहे थे। नबील साहब, आपने मुझे ये कहा और मैं समराइज़ कर रहा हूँ कि लियारी में जो क्रिमिनल एलिमेंट है उसकी पुष्पनाई डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने की है, असला वहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड करवाया है, कत्ले आम उनकी वजह से हुआ, यानी जो जो फॉल आउट हुआ, मैं वो कह रहा हूँ रिकैप। और आपकी पार्टी के जो आला लोग हैं उनको ये सारी बातों का इल्म है, लेकिन वो सियासी मजबूरियों की वजह से खामोश हैं इस पर। तो इसका मतलब है कि ये लियारी ऑपरेशन जो था ये सारा ड्रामा था। इज़ दैट व्हाट यू सेइंग? देखिए, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि ये जो ऑपरेशन हुआ अभी 8 दिन का, इस ऑपरेशन का जो रिजल्ट निकला है, जो मकसद था सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डैमेज करने का, इसमें कोई रिजल्ट नहीं अच्छा, निकला ये है। उल्टा पुलिस ऑपरेशन का भी ऑपरेशन उसमें क्या बहुत एएनपी नुकसान ने हुआ है। किया है, जमात इस्लामी ने किया है, पीएमएलएन ने, किसने किया है पीपल्स पार्टी को ये डैमेज करने के लिए वहां पे? देखें, ये ऑपरेशन किसने किया है, ये सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन ये ज़रूर मैं बता सकता हूं कि ये जिस तरह प्लान किया गया, वजीर अगर आला आप आपके नहीं है? देखें, वजीर आला आपका नहीं है? आप अगर देखें, वजीर आला वज़ीर कह आला रहे हैं कि मैंने साहब, रेंजर्स को नहीं बुलाना, वज़ीर मैंने किसी को नहीं बुलाना, मैं खुद कर रहा हूं इसको। होम मिनिस्टर मौजूद नहीं थे पाकिस्तान में, मंजूर वसान। उसके बाद जो है, जो चार्ज था चीफ मिनिस्टर साहब के पास था। किसने प्लान किया मुझे नहीं पता है किसने ये किया, लेकिन ये ज़रूर जो मुझे बताया गया, जो बाद में मैंने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो मुझे बताया गया कि जब एक एरिया हमने क्लियर किया नवा लेन, तो हम आगे दूसरे एरिया में बढ़े, तो हमारे ऊपर रॉकेट लॉन्चर से अटैक हुआ, हमारे एसएचओ 5 जवान शहीद हुए। उसके रिएक्शन में फिर हम इनके पीछे लगे। उसमें जो है क्या हुआ, क्रॉस फायर में लोग भी मारे गए, क्रॉस फायर के अंदर नुकसान हुआ, और साथ साथ जब 8 दिन तक जब उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला और लोगों के पास ना 3 पानी ना लाख बिजली थी, तो असले उससे जाहिर है। लाइसेंस जुल्फकार मिर्जा ने इशू किए वहां पे, जो उन्होंने खुद कहा। मुझे नहीं पता उसने कितने असले लाइसेंस इशू नहीं, किए, लेकिन ये तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आप उस इलाके के एमएनए हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उसी पार्टी से आपका ताल्लुक है, मैं इतने मिनिस्टर बेबस स्टेट क्यों हैं? नहीं हूं शायद। चलें, आप खत्म हो नहीं, गया। मैं मिनिस्टर स्टेट नहीं हूं जी। मैं मिनिस्टर स्टेट नहीं हूं। मैं 2 साल से मैं ये बातें कर रहा हूं, लेकिन मेरी बात किसी को उस वक्त समझ अच्छा, नहीं आई, किसने लेकिन सुननी अब है? समझ आ रही है। आपकी बात पीपल्स पार्टी वालों ने सुननी थी ना, वो रद्द कर रहे हैं, इसका मतलब है। देखें, मैं अगर 2 साल से ये कह रहा था कि ये जो लोग हैं लियारी के अंदर, जो क्रिमिनल्स हैं, ये किसी के नहीं है, ये हवा के रुख के साथ चलते हैं। लेकिन आप ये भी तो कह रहे हैं ना कि आपकी पार्टी में लोग हैं जो उनकी पुष्पनाई कर रहे हैं। मैंने कहा कि उस वक्त थे, अभी नहीं है। मैंने कहा उस वक्त थे, पुष्पनाई मैंने नहीं कहा। नबील मैंने कहा कबोल साहब, खामोश वन तमाशाई बनके क्वेश्चन, देखते रहे। ये सारी बातें करने के खामोश बाद, ये तमाशाई सब कुछ बनके होने के देखते बाद, रहे। आपका यानी नबील कबोल का अपना सियासी मुस्तकबिल क्या? देखें, मुझे तो मेरे ऊपर बहुत एलिगेशन लगे कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ रहा हूं, तहरीक इंसाफ पे जा रहा हूं, मुस्लिम लीग में जा, लेकिन मैं आज भी खड़ा हूं अपने पार्टी के साथ, और मैंने स्टैंड लिया क्रिमिनल्स के खिलाफ, और मैं खड़ा रहूंगा इनके खिलाफ। मैं समझता हूं क्रिमिनल्स चाहे जिस मर्जी पार्टी में जाए, आप इनके खिलाफ खड़े हैं। देखें, लेट मी फिनिश। आप उनके घर जाके देखें जिनके बेगुनाह लोगों को मारा गया है इन्हीं क्रिमिनल्स के हाथ। आप उनके घर जाए। मलिक मोहम्मद खान पीपल्स पार्टी का हमारा सदर था, उसको क्यों मारा? क्योंकि उससे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उसके खिलाफ जो है 8 चौक पे खड़े होकर आपके ऊपर लियारी में दस्ती बम से हमला हुआ, किसने किया था ये दस्ती बम से हमला आपके ऊपर? लियारी के अंदर क्रिमिनल्स कौन है आपको नहीं पता है क्या? नहीं, मुझे आप बता दें, आपके ऊपर किसने किया? जाहिर है अमन कमेटी के लोग हैं, अमन कमेटी के लोग हैं। अमन कमेटी, एक मिनट, अमन कमेटी किसने बनाई थी? अमन कमेटी पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाई है। अमन कमेटी खुद वहां के जो पेट्रोनाइज कौन कर रहा था आपस में बैठकर, पेट्रोनाइज कौन कर रहा था? कोई नहीं कर रहा था, कोई नहीं उस वक्त कर रहा था। उस वक्त इन्होंने खुद बैठकर आपस में ग्रुप्स आपस में मिल गए और उन्होंने कहा हम एक होकर हम यहां पर जो है लियारी के अंदर अपनी एक्टिविटीज करेंगे, और उन्होंने नाम अमन कमेटी दिया। मैं किसी पे नहीं कहूंगा। देखिए, मैंने आपसे खुल के बातें की है। हाँ। आपके शो में, दूसरे शो में आपको अच्छी तरह पता है कि मैं 2 साल से इन मेरे शो में जफर बलोच ने भी ये कहा था कि हमें और जमातों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हथियार दिए गए थे और पीपल्स पार्टी की जानिब से दिए गए थे। आपने देखा है? वो कहा होगा, मैंने देखा है, बिल्कुल देखा है, कहा है उसने। लेकिन तो क्या झूठ बोला है, सच बोला है ना? किस शख्स ने दिया है? किस शख्स ने बताएं, यही तो मैं पूछ रहा हूं। आप पूछे ना किस शख्स ने दिया ये असला? एलिगेशन तो उसने लगाया, मैंने तो नहीं दिया ना। नहीं, एक मिनट, आपको कुछ तो पता होगा ना। देखें, अपना बात यह है कि हम 26 लोगों की जानों की कीमत ये भी नहीं कि आप और मैं सच बोल लें। नहीं, जानो, एक दफा, मैं तो एक दफा जिंदगी में मैं खुद जब एक बात आपको, सिर्फ एक बात हम सच बोल लें। हम सच बोल रहे हैं, आप भी जानते हैं मैं सच बोल रहा हूं। I know. I want you to speak out the truth. Who is responsible
for the killings of Lyari? The criminals are responsible. Nabil Gabol साहब, इन लोगों criminals ने have a name. criminal aman committee. कौन-कौन? Let's Defunct spell aman out. committee is responsible, headed by Uzair Baloch, headed by Zafar Baloch. They are responsible. ओके, और जो ये वही बेगुनाह लोग हैं मारे जिनका गए आप हैं, कह रहे थे कि कल तक ये बौने थे। बिल्कुल ये वही लोग वही थे। लोग हैं। इसका मतलब है कि पीपल्स बिल्कुल। पार्टी के अपने अंदर लोग हैं जिन्होंने इन बौनों से आज कत्ल करवाई। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने अभी People's मुझे Party- कहा, मैंने आपको कहा, मैं आपको टेप दोबारा देखिए, सुना सकता हूं। आपके अभी मैंने आज के आपको इंटरव्यू की कि कहा आपने कि क्या कहा उस उसमें? वक्त मैंने कहा उस वक्त मुबशर साहब, मैंने कहा उस वक्त जब ये उठ रहे थे, सर उठा रहे थे, उस वक्त मैंने कहा कि इनको सर उठाने नहीं दिया जाए। उस वक्त मेरी बात किसी ने नहीं मानी, किसी ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। क्यों नहीं मैं लिया? होम मिनिस्टर के पास भी गया। क्यों नहीं लिया? होम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, जुल्फिकार में। अब क्यों नहीं नहीं लिया? लिया, ये सवाल आप उनसे करें। नहीं, आपका क्या अब ये ख्याल है? सवाल उनसे उन्होंने करें। आपको कोई तो जवाब दिया होगा। उन्होंने ये तो नहीं कि आपने बात करें तो वो च्युइंगम खाना शुरू हो गए। नहीं नहीं, उन्होंने मुझे यही जवाब दिया कि हम अपने तरीके से करेंगे। आज भी मैं समझता हूं कि ये जो ऑपरेशन हुआ, जिसके नुकसान पीपल्स पार्टी को हुए, आपको मैं इतना बताऊं, देखें ये हल्का लियारी जो है पीपल्स पार्टी का गढ़ है। कल को नबील गबोल कैंडिडेट नहीं है, जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट खुद ऐलान कर चुके हैं कि यहां से कल को बिलावल जो है हमारे चेयरमैन है, वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। मुझे ये पता है कि यहाँ के वोटर्स, यहाँ के लोग पीपल्स पार्टी को चाहते हैं। वो खुद बेजार है, तंग एंड क्रिमिनल से। ये पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं और इस इशू को रिजॉल्व भी हमारी ही पार्टी करेगी। प्रेसिडेंट साहब कंसर्न है, प्रेसिडेंट साहब जानते हैं कि इस इशू को किस तरह टैकल करना है। एंड आई एम श्योर ही विल। एक मिनट बलोच साहब, गबोल साहब, सॉरी, वेरी क्विकली, आपने नबील गबोल साहब की इतनी बात सुनी, आपकी क्या राय है? विशेष साहब, मैं तो एक बात जानता हूं कि क्राइम्स और क्रिमिनल्स सरवाइव ही नहीं कर सकते जब तक उन्हें सियासी और इंतज़ामी पुष्टपनाही हासिल ना हो। और कराची में जो कुछ लियारी में हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं पीपल्स पार्टी का मरकज़ था। आज पीपल्स पार्टी को एम्बैरेसिंग पोजीशन में इसलिए जाना पड़ा कि वहाँ पर कोई ना कोई उनकी पुष्टपनाही ज़रूर कर रहा था। और कराची पाकिस्तान का वाहद शहर है कि वहाँ पर अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान पर उसके असरात ज़रूर होंगे। पीपल्स पार्टी आज एम्बैरेसिंग पोजीशन में है। क्यों है? पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। चूँकि लियारी ऑपरेशन के बाद कराची से लेकर खैबर तक पीपल्स पार्टी के हलकों में ये चुंगोइयाँ जारी थी कि आखिर कौन लोग क्रिमिनल्स हैं, कौन उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में असला उनके पास कैसे आता है। मैं समझता हूं कि जब तक सियासी जमातें क्रिमिनल्स की पुष्टपनाही नहीं छोड़ेंगी, पाकिस्तान में कानून की हाकमियत कायम नहीं होगी और क्राइम जो है वो ये कोई तज्जिया नहीं है। आई एम सॉरी, ये क्या तज्जिया? ये तो बड़ी अच्छी बात है, इदारिया लिख दिया आपने। मुझे बताइए, नबील गबोल साहब सच कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाले जिम्मेदार हैं? मैं आपको पंजाब की एक मिसाल देता हूं। एक मिनट, नबील गबोल साहब सच कह रहे हैं कि इसमें पीपल्स पार्टी वाले जिम्मेदार हैं? देखिए, मैंने बात की है क्राइम्स और क्रिमिनल्स की कि कौन लोग ये सरवाइव कर ही नहीं सकते जब तक कि इन्हें सियासी और इंतजामी पुष्टपनाही हासिल ना हो। इनको कौन कर रहा है आपके ख्याल? देखें, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके कोई नजरियात नहीं होते, कोई ख्यालात नहीं होते, उनके अपने मोटिव्स होते हैं और सियासी जमातें उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो हुए ये इस्तेमाल? बिल्कुल इस्तेमाल पीपल्स पार्टी ने तो कोई इस्तेमाल शक किया। नहीं। पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं कि लियारी की सीट पीपल्स पार्टी की सीट कहलाती थी। मैं मुबशर साहब एक बात कहना चाहता हूं। अभी तक इस पे अपना मौक़िफ़ नहीं जी दिया। बोले। मुबशर, आप कह रहे हैं और हमारे ये साथी कह रहे हैं, मैं फिर वाजे करूं कि मैंने नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। मैंने कहा पीपल्स पार्टी का एक शख्स जो होम मिनिस्टर था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि लॉ एंड ऑर्डर का जो है कंट्रोल करे, वो अपनी ड्यूटी में नाकाम हुआ। साहब, एक तो उस हुकूमत एक शख्स का अमूरे नुकसान दाखिला पीपल्स का पार्टी वजीर को अगर उनकी पुष्टपनाही कर रहा है तो आप उसमें से हुकूमत और पीपल्स पार्टी को बरीउज़ुमा करार दे रहे हैं। अगेन मैं आपको कहूंगा, मैं भी पीपल्स पार्टी का एमएनए हूं, मैं भी पीपल्स पार्टी के लिए ही बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक शख्स की गलती की वजह से पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए, पार्टी पर इल्जाम नहीं लगना चाहिए। राइट, नबील गबोल हमारे साथ हैं, सलमान गनी हमारे साथ हैं, शकील अंजुम भी हमारे साथ हैं। वेलकम बैक टू माय वेरी क्विक ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब मैं आपको जो एक केस दिखा रहा हूं, ये ना $365 मिलियन की रिकवरी का मसला, ना ये नेटो सप्लाई बहाल करने का मसला, ना ये कोई सीटों से ताल्लुक़ है इसका, ना सेंटों से ताल्लुक़ है, ना इसमें कोई अफ़गान ट्रांजिट रेट बीच में आएगा, ना इसमें बिजली पानी गैस वगैरह ये सारी चीज़ें हैं कि जी फलां IPPs जो हैं उन्होंने रोक लिया या उनको पैसे नहीं मिले या इन्फ्लेशन है। ये मसला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा अपना मसला और इसे हमें खुद ही हल करना। अगर हमने हल करना, मैं जब से मैंने होश संभाला है ये हो रहा है और ये आज भी उतने ही धड़ल्ले से हो रहा है। मैं आज का जो आपको एक टेस्ट केस दिखाने लगा हूँ,
ये मैं एक गुजारिश करने के लिए, एक सिफारिश करने के लिए दिखाने लगा हूँ। मेरे साथ बैठे हैं सलमान गनी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुल्तान से जनाब शकील साहब, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ हैं, और हमारे साथ ही बैठे हैं नबील गबोल साहब एज अ पॉलिटिशियन। ये ज़रूर एंड में इसके ऊपर राय दे सकते हैं जो मैंने एक सवाल पूछना है। बात यह है कि पंजाब असम्बली की 2 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए, एक जो है वो बड़ी सक्सेसफुली तय पा गया, और दूसरा जो है जिसके ऊपर सरदार हिसामुद्दीन खान खोसा जीते, उस पर काफ़ी एलिगेशंस लगी। अब वो एलिगेशंस तो मुख्तलिफ़ किस्म की थी, पहले आपको पढ़ने वाले वहाँ पे वोट्स और उनकी थदियाँ भी दिखा चुके हैं। आज आपको 3 और चीज़ें मैं दिखाता हूँ, आप ये देखें ज़रा, मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि ये एक खातून आप देखें जो पोलिंग एजेंट है नकाब में, ये स्टैंप्स लगा के दे रही है साइंस के ऊपर कि किस साइन को वोट पड़ना है, लगा के दे रही है औरतों को, ख़वातीन को, कि जाओ और बैलेट बॉक्सेस में ये वोट डाल दो। यानी ये तो सरेआम खुल्लम खुल्ला, ये यानी इससे ज़्यादा तो धांधली हो ही नहीं सकती कि राय जो है उसका इख्तियार तो वोटर के पास है, लेकिन ये लगा के इसने खुद दे दिया। अब आप दूसरी चीज़ देखें, दूसरी चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पे पुलिस नहीं नज़र आएगी, रेंजर्स नहीं नज़र आएंगे, आपको लॉ इन्फोर्समेंट नहीं नज़र आएगी। नज़र कौन आएगा? आपको यहाँ पे कैंडिडेट के अपने आर्म्ड गार्ड्स नज़र आएंगे, और वो लीथल नॉन प्रोहिबिटेड वेपन्स लेके, यानी क्लैशनकोव्स वगैरह लेके वो वहाँ पे खड़े हुए हैं। वो सिगरेट भी पियेंगे आराम से। ये तो कुछ पर्सनल गार्ड्स हैं जो गाड़ी के अंदर बैठ गए। अब आप बाकी आप पोलिंग बूथ के अंदर देख लीजिएगा, और ये कैंडिडेट्स के उन्होंने अपने स्टिकर्स वगैरह भी लगाए हुए हैं। मैं यहाँ पे किसी एक फ़र्द वाहिद को नहीं क्रिटिसाइज़ कर रहा, मैं यहाँ पूरे एक निज़ाम की एक कमज़ोरी की, ये देखें, ये इलेक्शन बूथ के पास खड़े हुए हैं, उसके बाहर अंदर जाने वालों के लिए एक कॉन्सर्ट, यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है, यहाँ पे वोट उसी को पड़ना है जिसको वो औरत ठप्पे लगा रही है, और क्योंकि ये वेपन्स रख के बाहर खड़े हैं। हुआ क्या इसके ऊपर? कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने हिम्मत की और उन्होंने इन कैंडिडेट्स के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन को शिकायत भेजी। वो मेरे पास है, वो सारी की सारी शिकायत जो उनकी तफसीलात हैं वो मेरे पास हैं पूरी की पूरी। और उसके ऊपर क्या हुआ, एक बड़ा तफसीली किस्म का ख़त जो है वो लिखा गया। और वो किसने लिखा, मैं एक सेकंड निकाल लूँ, ये इतने कागजात हैं मेरे पास। ये लिखा गया जी 8 मई को 2012 को डीजी खान से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, और ये लिखा गया राना मोहम्मद असलम खान ने, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर थे, और इन अ नटशेल उन्होंने ये कहा कि इस हलके में मुझे ये पता चला है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को थ्रेटन किया गया है, वेपन्स आए हैं वहाँ पे, हुलिगनिज़म हुए है, लोगों को मारपीट की गई है और ज़बरदस्ती वोट पड़वाए गए हैं। थोड़े दिनों के लिए इसको होल्ड कर लिया गया, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं उनके सारों के हैंड रिटन, पर्सनल हैंड रिटन और साइंड और स्टैम्प्ड जो हैं मेरे पास एफिडेविट्स मौजूद हैं जिन्होंने कंप्लेंट्स की थी इनके ऊपर। और मेरे पास वो भी है जिसके ऊपर जो वहाँ के कैंडिडेट्स थे उनके अपने एक्सेप्टेंस के सिग्नेचर्स हैं, यानी सारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि आप देखें इस हलके में, ये तहरीक इंसाफ के लिए एक आई ओपनर है और इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर है। ये सरदार उवैस लगारी जो हैं वहाँ पे इलेक्शन के अंदर खड़े हैं, और वो वहाँ पे दिखा रहे हैं कौन सा वोट जाली है, कौन सा असली है, कौन सा डालना है, कौन सा नहीं डालना, और ये वहाँ पोलिंग करवा रहे हैं, काउंटिंग करवा रहे हैं वहाँ पे। यानी तहरीक इंसाफ जिसने पूरा बॉयकॉट किया हुआ था इस इलेक्शन का, उसके सिटिंग MNA जिन्होंने खैर कौमी असम्बली से रिज़ाइन नहीं किया, वो वहाँ पे बैठे हैं और इलेक्शन को वो अपनी नौयत से करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 2 सवालात हैं, सिर्फ एक। 1, शकील साहब, आप मुल्तान, डेरा गाजी खान और इन सारे इलाकों को आप कवर करते हैं, आपने इस इलेक्शन को भी कवर किया, और आप एक्सप्रेस टेलीविज़न के ब्यूरो चीफ हैं, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। आपसे मैंने ये पूछना था कि जो मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए इनकी रोशनी में और जो वीडियोस मैंने दिखाई, क्या ये इलेक्शन फेयर था? जो मुबशिर साहब आपने चीज़ें दिखा दी हैं उससे तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि ये इलेक्शन फेयर है, बल्कि इसमें जिस कदर धांधली की गई है, शायद इससे पहले मैं भी 19 साल से इस शोबे से वाबस्ता हूँ, कुछ इलेक्शन देख चुका हूँ। जिस अंदाज में ये जो PP 243 है, जहाँ से हिसामुद्दीन खोसा जो है वो कामयाब करार पाए हैं, इस किस्म की धांधली कहीं भी देखने को नहीं मिली है।
धांधली थोड़ी बहुत होती है, कहीं पर कोई पोलिंग एजेंट जो है एक आधा वोट, दो चार वोट, किसी का शनाख्ती कार्ड नहीं होता तो वो कास्ट करवा देते हैं इलेक्शन के दौरान। ये एक नॉर्मल रूटीन है, प्रोसेस है। लेकिन इस इलेक्शन में तो इंतहा कर दी गई। जो ख़वातीन थीं वो बाकायदा मोहरें लगा रही थीं कापियों पर ख़ुद, और ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशंस भी हैं जहाँ पे अगर सपोज़ वोटर्स की तादाद 500 है तो वो 500 से ज़्यादा वोट वहाँ पर कास्ट कर दिए गए, उन्हें पता ही नहीं चला कि कितने वोट कास्ट करने थे। और 10 से ज़ायद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने वहाँ पर लिख कर दिया इलेक्शन कमीशन को कि यहाँ पर धांधली हुई है। इसके बावजूद 7 दिन तक रिज़ल्ट रोकने के बाद वो रिज़ल्ट जारी कर दिया गया। तो इस इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए था, जब उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही लिख कर दे रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है फेयर नहीं हुआ, तो वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होना चाहिए था, धांधली को रोकना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी मुबशर साहब। सलमान, देखिए, एक बात तो शकील अंजुम ने कह दी कि तमाम तर इन शिकायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया सरदार हसाम खान खोसा की। मुबशर साहब, मेरा ख्याल हमें अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहिए कि उस इलेक्शन में उनके मुखालिफ कौन थे। सरदार हसामुद्दीन खोसा के मुखालिफ जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार था वो सरदार सैफुद्दीन खान खोसा, जो ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली थे, वो उनकी मुखालफत कर उनके सगे भाई उनके। बल्कि एक और चीज़ कि ये वाहद ख़ानदान है पाकिस्तान में कि सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा समेत उनके तीनों बेटे पाकिस्तान के मुंतखब इदारों में मौजूद हैं। बात यह है कि जब हम पाकिस्तान में धांधली की तारीख़ की बात करेंगे, ये उतनी ही पुरानी है जितनी कि पाकिस्तान की सियासी, जमहूरी और ख़ुद पाकिस्तान की तारीख़। और आप अलमिया देखें कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा जमहूरी रवायात, इक़दार उनकी बात करती हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज़ हुकूमतों में आती हैं तो फिर क्या इस पे चले इलेक्शन कमीशन की तो हमने कमजोरी मान ली जी। तो क्या इसमें दोनों जो पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN और ये सारे लोग जो हैं अपना वो सियासी लोग हैं, इनकी जिम्मेदारियां नहीं बनती? वही साहब, एक सिर्फ 2 मिनट में देखें, बात यह है कि आज इस कैमरे की आंख जो है ना, ये किसी सियासी जमात से तल्लुक नहीं रखती। आज जब हम ये बात कर रहे हैं ना, अगर आप माजी की हुकूमत में देखें तो इसी लाहौर में ज़िमनी इंतखाब वो पार्टी जीती जिसने 2008 के इंतखाब में तमाम उम्मीदवारों की ज़मानतें ज़ब्त हो गई। आज मीडिया की वजह से कि आप मुल्तान में देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट पीपल्स पार्टी ने जीती है और काफ लीग ने अपनी सीटें जीती हैं। मैं समझता हूं कि इसमें मीडिया का रोल बड़ा मौसर है और आपने जो कुछ दिखाया है वो मीडिया की वजह से। मैं समझता हूं कि हमें इसमें गैर जानिबदार होना चाहिए, हमें पाकिस्तान के अवाम को बाशऊर करना चाहिए, और ये धांधली की तारीख तो बड़ी पुरानी है। जी शकील साहब। मुबशर, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगा। सलमान गनी साहब ने जो बात की है इसी को आगे लेके चलते हैं। जो ये सीट थी, इससे पहले सरदार सैफुद्दीन खोसा ने ये सीट जीती थी, फिर उन्होंने NA 173 से भी कामयाबी हासिल की और PP की जो ये सीट है 243 इससे भी कामयाबी हासिल की। उन्होंने फिर ये सीट छोड़ दी और यहाँ से फिर उनके वालिद जो है सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा कामयाब हुए जून 2008 में। उसके बाद जब वो सेनेटर मुंतखब हुए तो ये सीट दोबारा खाली हुई। यहाँ से जो है सैफुद्दीन खोसा चाहते थे कि उनकी अपनी मर्ज़ी का उम्मीदवार हो, वो अपना उम्मीदवार लेकर आना चाहते थे, लेकिन जो PMLN है और सरदार जुल्फ़िकार खान, उन्होंने यहाँ से हसामुद्दीन को टिकट दिलवाया, जिस पर इस वक्त इस फैमिली में भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट पाए जा रहे हैं। और जो सैफुद्दीन खोसा हैं वो पूरी इलेक्शन कैंपेन में भी साथ नहीं आए, बल्कि उन्होंने पता ये चला है जो इनके मुखालिफ उम्मीदवार थे इम्तियाज़ खान लगारी, उन्हें सपोर्ट किया। यही वजह है कि वो 19,000 वोट ले गए इस इलेक्शन में, जबकि जो कामयाब होने वाले उम्मीदवार हैं। थैंक यू शकील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शकील अंजुम जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब मुल्तान के। एक क्विक क्वेश्चन बिफोर आई गो टू अ ब्रेक, तहरीक इंसाफ के लिए कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है कि एक तो अवैस लगारी ने MNA शिप से रिज़ाइन नहीं किया हुआ, और दूसरा वो जिस इलेक्शन का वो बॉयकॉट कर रहे हैं वहाँ पे वो इलेक्शन करवा रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। इससे पहले कसूर के इलेक्शन में भी खुर्शीद कसूरी साहब ने, और मैं और इससे आगे बढ़ के कहूँगा कि ख़ुद तहरीक इंसाफ के अंदर इस हवाले से 2 आरा मौजूद है कि हमें ज़िमनी इंतखाबात का हिस्सा बनना चाहिए था। और वो तो ठीक है, लेकिन जब पार्टी ने कह दिया कि नहीं करना, जनाब यही बात है ना कि अवैस लगारी साहब ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया, इससे पहले कसूर में खुर्शीद कसूरी साहब ने भी अपना सियासी रोल अदा किया है। बात है कि पार्टीज़ के अंदर डिसिप्लिन कहाँ है। अगर पार्टीज़ के अंदर वाकईतन डिसिप्लिन हो और पार्टीज़ जमहूरी हो तो हम इससे ये जो आप सलमान गनी हमारे साथ हैं, नबील कबूल हमारे साथ हैं। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैंने दिखाया कि डीजी खान में जिस तरह से धांधली हुई है, दो चीज़ें मुझे ज़रूर समझ में आ रही हैं कि नबील गबोल साहब, इस इलेक्शन में एक चीज़ ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट को, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी दी थी कि नई वोटर्स लिस्टें बनाई जाएंगी, लेकिन हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी एडिक्वेटली दिखाया कि 2007 की वोटर्स लिस्ट के मुताबिक इंतखाबात हुए और उसमें भी जो डुप्लीकेशन थी वोट्स की वो भी हमने दिखाई है। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट के आगे गलत बयानी की है। एक, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया टीवी की वसादत से ही मैं पहली दफ़ा भी सुप्रीम कोर्ट में गया था। जाली वोट्स को हमने जब आइडेंटिफाई किया था 3,71,00,000 को, हमारी प्ली ये है कि नेशनल आईडी कार्ड जो है वो ऑटोमेटिकली इस काबिल होना चाहिए कि आपको एज अ वोटर रजिस्टर करवा दे। दूसरा, जिसका ताल्लुक डायरेक्ट आपसे है, कि जब ये जो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है कि सियासी जमातें पोलिंग बूथ्स बनाती हैं जिसके अंदर लोगों को जाना पड़ता है उन सियासी जमातों के पोलिंग बूथ्स के अंदर, और वहाँ पे वो डालना पड़ता है। उससे लोग डर से, खौफ से अपने वडेरे के ख़िलाफ़, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के ख़िलाफ़, अपने असर रसूख रखने वाले के ख़िलाफ़ वोट नहीं डाल सकते। तो सियासी जमातों की एंट्री बैन होनी चाहिए पोलिंग बूथ पे, सिर्फ उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर होने चाहिए, और सिंगल क्यू होनी चाहिए, मर्दों की अलग, खवातीन की अलग, जिसने जाके जिस मर्जी को वोट डालना है डाले, और ताकि किसी को पता ना चले कि किसने किसको वोट डाला है। और वही तरीका है सही फेयर इलेक्शन कराने का। आप एग्री करते हैं इस बात से? मुबशर साहब, आपने बड़ा अच्छा इशू उठाया और मैं बार बार ये बात मैं करता रहा हूँ कि मौजूदा जो सिस्टम है इलेक्शन का, इसमें कभी भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो ही नहीं सकता है। जिसके पास मसल पावर है, जिसके पास ताकत है, वो इलेक्शन जीत सकता है। जिसके पास ताकत नहीं है वो इलेक्शन नहीं जीत सकता है। ये जो आपने एक एमपीए सीट पंजाब की दिखाई है, पूरे पाकिस्तान में ऐसा होता है। और मैं 5 इलेक्शन लड़ा हूँ, मैंने खुद देखा है कि इलेक्शन के अंदर आपके जो एजेंट्स हैं वो किस तरह, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, अगवा होकर उनको ले जाया जाता है। और बैलेट बॉक्स भी मैंने देखे हैं कि पोलिंग स्टेशन के बाहर बैठ के ठप्पे मार के दोबारा उस बैलेट बॉक्स को रखा जाता है। वो तो हमने तो अंदर ये मारते हुए system- दिखा दिया आपको ठप्पे। तो आपने अंदर मारते हुए, बिल्कुल, ये मैंने खुद देखा है। 2008 के इलेक्शन में भी मैंने देखा है, एक बाय इलेक्शन में भी मैंने देखा है। मैं कहता हूं, मैं समझता हूं, सिर्फ मैंने 1-2 इलेक्शन देखे जिसमें ये चीज़ें। एक 1993 की इलेक्शन जो थी, जिसमें फ़ौज के जवान पोलिंग स्टेशन के अंदर खड़े थे, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें नज़र नहीं आई। मैं समझता हूँ कि ये जो अभी सिस्टम है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कोशिश, ये एक तो नादरा की जो सिस्टम किया हमारी गवर्नमेंट ने, कि नादरा इसमें डुप्लीकेट वोटिंग अब नहीं हो सकती है। जल्दी और दूसरी जल्दी, बात मेरे ये पर कि टाइम जो नहीं है जी। मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये हमारी गवर्नमेंट लेकर आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे वोटिंग होगी, चलिए। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। जी। और तीसरा, लॉ एंड मैं ऑर्डर समझता को हूं कंट्रोल कि करना पड़ेगा। इस वक्त जो बहस आप देखें कि इस्लामाबाद में चल रही है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के हवाले से है। मैं समझता हूं कि आप सिर्फ एक अदारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री है वो मेरिट पे करते हैं तो ये सारी शिकायत है उनका अजाला किया जा सकता है। मेरा ख्याल है नाम 5 मुस्लिम लीग नून ने भी दे दिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी दे दिया, इसमें बाकी जमातों को भी एतमाद में लेना चाहिए। और वाक़तन एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना चाहिए जिसकी इंटेग्रिटी पे, जिसकी शोहरत पे, या जिसकी वाबस्तगी जैसे के हवाले से जस्टिस कोई फखरुद्दीन गौर आना हो। इब्राहिम है, और अगर आप पाकिस्तान में एक दफा हमने इलेक्शन दुरुस्त करवा दिया, जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम जी, है, उन बिल्कुल जैसा ठीक कोई है, शख्स बिल्कुल बनना ठीक है। चाहिए। उनका नाम भी मौजूद है। मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी को जरूरत करनी चाहिए। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसका ना इलेक्शन से ताल्लुक है, ना नेटो से, ना सीटो सेंटो से, और ना ही लियारी से। लेकिन एक छोटी सी चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, हो सकता है आप देखें और इस बच्चे के नसीब खुल जाएं। वॉच नाउ। गुर्बत की दहलीज पर बैठा हुआ तैमूर अली और उसके गरीब वालिदैन किसी ऐसे मसीहा के इंतजार में हैं जो शायद इनकी दम तोड़ती हुई उम्मीदों को नई जिंदगी दे सके। सराय आलमगीर का रिहायशी 9 साला तैमूर अली दिल की पेचीदा बीमारी में मुब्तला है। ये मासूम और नन्हा सा बच्चा जिंदगी के खुशगवार बहारें महसूस करना चाहता है। 3 भाइयों में सबसे बड़े तैमूर अली का दिल दाएं जानिब है और इसके नन्हे से दिल में सुराख हैं। तैमूर अली का वालिद जफर भट्ट चिंची रक्षा चलाकर अपने बच्चों की कफालत करने की कोशिश कर रहा है और इसकी मां ने कठिन हालात से मुकाबला करने के लिए अपने ही घर में एक छोटी सी करियाने की दुकान भी बना रखी है। लेकिन अब किराए के मकान में रहने वाले इस बच्चे के वालिदैन 9 साल से थका देने वाली बीमारी का मुकाबला करते करते हिम्मत हारते हुए दिखाई देने लगे हैं।
अपने लखते जिगर का इलाज करवाने वाले इन गरीब वालिदैन का कहना है कि पैदाइश के 2 माह बाद से तैमूर अली को लगने वाली दिल की बीमारी का इलाज वो मुसलसल 9 साल से अपनी बिसात से बढ़कर करवा रहे हैं, मगर अब इनमें महंगाई और गुर्बत की वजह से अपने बच्चे का इंतहाई महंगा इलाज जारी रखने की सकत नहीं है। नन्हे तैमूर की बीमारी के बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि इस पेचीदा मर्ज का इलाज शायद ही पाकिस्तान में कहीं मुमकिन हो। अगर तैमूर अली का इलाज बर वक्त ना किया गया तो इस नन्हे बच्चे की जिंदगी का चिराग बुझ भी सकता है। हम दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लोगों की किस्मतें बदलने के, ज़िंदगियां बदलने के, हुकूमतें बदलने के, वज़ीर आज़म बदलने के। वो कर न सकें या कर सकें तब भी क्या ये 18 करोड़ अवाम एक बच्चे की बीमारी का इलाज करवा सकते हैं? अगर आप इसमें शरीक होना चाहते हैं कार खैर में, तो दुनिया टेलीविज़न के थ्रू आप मुझसे रब्ता करें एंड वील मेक श्योर कि इस बच्चे का किसी तरह ट्रीटमेंट हो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।